History will be kinder to me than the media. I have not been a weak Prime Minister. जी हाँ दोस्तों, ये कथन है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म को लेकर के जाने जाते हैं। हालांकि उनके कार्यकाल में देश ने काफ़ी ग्रोथ किया, काफ़ी अचीव किया। हमारा प्लेटफॉर्म एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एकेडमिक प्लेटफॉर्म है। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहता हूँ मनमोहन सिंह जी से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग और उनसे जुड़े कुछ कोट्स, जो मनमोहन सिंह जी ने जो अपनी लाइफ में कुछ कोट्स कहे, उसको मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह वो सब अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की एक कहावत को चरितार्थ करते हैं। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी है, शिक्षा वो शेरनी है कि जो भी इस शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मनमोहन सिंह हालांकि स्वयं काफी शालीन पुरुष थे, सभ्य थे, जेंटल थे, बहुत ज्यादा बोलने में, हवाबाजी में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो कार्य भुलाए भी नहीं भूले जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स की किताबों से उनके कार्य को मिटाया नहीं जा सकता है। भारत की जो प्रेजेंट डेवलपमेंट की, जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, उसमें मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए जो बदलाव हैं, स्पेशली जो एलपीजी रिफॉर्म है इत्यादि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हालांकि मनमोहन सिंह स्वयं कभी भी दहाड़ दहाड़ करके, चिल्ला चिल्ला करके बोला नहीं करते थे, लेकिन उनके कार्य हमेशा दहाड़ करके बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे कि इस सपूत का इस माटी पर बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आइए उनके एक एक हम लोग कोट्स को देखते हैं। सबसे पहला कोट तो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। 2011 वगैरह के आसपास में जब काफ़ी सारा करप्शन का चार्जेस लगाया जा रहा था यूपीए 2 गवर्नमेंट पर, हालांकि किसी के पास इतना करेज नहीं था, इतना डेयर नहीं था कि कोई भी करप्शन का चार्ज या भ्रष्टाचार का चार्ज सीधे मनमोहन सिंह के ऊपर लगा सके। बट अलग अलग मंत्रियों पर, मंत्रिमंडल पर बहुत सारे करप्शन के 2G 3G कोलगेट स्कैम, तरह तरह के चार्जेस आ रहे थे। तो उस समय मनमोहन सिंह को काफ़ी वीक प्राइम मिनिस्टर दिखाया जाने लगा था, या फिर उनको काफ़ी कमज़ोर, एक इनडिसाइसिव पर्सन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। खैर, ये सब तो पॉलिटिकल ज़रूरत होती है, सभी को करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए यदि आप पॉलिटिक्स में हैं। तो उस समय मनमोहन सिंह ने बोला था कि आई एम नॉट अ वीक प्राइम मिनिस्टर, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। यानी कि इतिहास मेरा सही से मूल्यांकन करेगा, मीडिया मेरा सही मूल्यांकन करने के योग्य ही नहीं है। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य कही थी। आइए मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग कुछ और कोट्स देखते हैं दोस्तों। मनमोहन सिंह ने एक बहुत ही अच्छा कोट कहा था कि इंडिया हैपेंस टू बी अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल, एंड दैट इज एक्चुअली राइट। अगर आप सोच करके देखिए, भारत में रिसोर्सेस का कोई भी अभाव नहीं है। इन ए वे, जैसे लैंड रिसोर्सेस हमारे पास पूरे वर्ल्ड का लगभग 2 पॉइंट समथिंग % लैंड है, जिसमें से मैक्सिमम लैंड हमारे पास फर्टाइल है, अपार्ट फ्रॉम राजस्थान या लद्दाख। तो आप देखिए कि हमारे पास फर्टाइल लैंड काफ़ी ज़्यादा है। कोस्टल हमारे पास रीजन है, लगभग 7,500 किलोमीटर हमारे पास कोस्टल
लैंड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिनरल रिसोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट सैंड जो कि आपको पता है कि एक न्यूक्लियर फ्यूल उससे निकाला जा सकता है, थोरियम, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास आयरन है, कोल है, इवन लिथियम पाया जा चुका है जम्मू कश्मीर में। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग एक रिच कंट्री तो हैं, नो डाउट। रिचनेस हमारी और भी डिफरेंट चीज़ें और भी डिफरेंट तरीके से भी देखी जा सकती है कि हम लोग एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। हमारे पास बहुत सारे एंशियंट एसेट्स हैं, कह सकते हैं कि वेद हैं हमारे पास, पुराण है, उपनिषद है, योग है, ध्यान है। इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं हम लोग एक पुअर कंट्री तो हैं, मीन्स कि पीपल आर पुअर, ठीक है। या फिर जो हमारी अमीरी भी है वो कुछ लोगों तक ही सिमटी हुई है। तो उसको दूर करने की ज़रूरत है, और उसको दूर करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, स्किलिंग, इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो मनमोहन सिंह जी का ये भी एक बहुत फेमस कोट है कि इंडिया हैपेंस टू बी अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाई पुअर पीपल। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने एक और बहुत ही फेमस कोट कहा था कि नो बडी कैन oppose an idea, no force in this world can oppose an idea whose time has come। यानी कि विश्व में कोई भी ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती है जिसका समय आ चुका है। कई बार आप लोग भी या मैं भी अपना धैर्य खो देता हूँ जीवन में। सोचता हूँ कि यार अब मान लो कि बहुत समय हो गया तैयारी करते हुए, या बहुत समय हो गया कोई भी प्रयास करते हुए जिसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो मनमोहन सिंह ने बहुत ही प्यार से कहा कि नो फोर्स इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यानी कि ऐसे किसी आइडिया को कोई भी ताकत इस दुनिया में रोक नहीं सकती है जिसका समय आ चुका है। यानी कि यदि आपके आइडिया को भी रोका जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, या आप सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी मनवांछित सफलता नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि अभी आपका समय नहीं आया है। हालांकि ये कोट मनमोहन सिंह जी ने एक बिल्कुल ही दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था। मनमोहन सिंह जी ने ये कोट कहा था दोस्तों, देखिए इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टार्ट होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको हम लोग नेहरूवियन मॉडल कहते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह पर। बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे पीएसयूज बनाए जाते हैं स्टील के क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में, और हर लगभग हर क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का ही दबदबा होता है। 1990s में जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरने लगते हैं, उसके पहले राजीव गांधी जी की सरकार रहती है। राजीव गांधी कहीं ना कहीं सूचना क्रांति लेकर के आते हैं भारत देश में, आईटी रिवॉल्यूशन लेकर के आते हैं। लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह लिया जाता है, फॉरेन से, दूसरे कंट्रीज से लोन लिया जाता है, और उस लोन्स को जब इंडिया चुकाने में असमर्थ होने लगता है, असमर्थता का के और भी कई कारण हैं ग्लोबल स्फेयर पर। आप देखिए कि इराक और कुवैत का जो वॉर होता है उसके कारण फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो फ्यूल चूंकि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उस कारण से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा गड़बड़ाने लगता है, और हमारे पास बहुत बहुत चंद कुछ दिनों का ही जो है इंपोर्ट करने का पैसा हमारे पास बचता है। यानी कि इंडिया जो है वो डिफॉल्ट कर सकता था अपने पेमेंट्स पर, अपने ऑब्लिगेशंस को वो पे करने से वो चूकने वाला ही था, ठीक है। तो उस समय फिर आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन लिया जाता है, लेकिन वो लोन भी आपको कुछ समय तक ही बचा सकता है। जब तक आप रिफॉर्म नहीं लेकर के आते तो लंबे समय तक उस प्रॉब्लम से छुटकारा आपको नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं हमारी हालत आज के पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी होती। तो उससे उबारने के लिए मनमोहन सिंह को काफ़ी कड़े फैसले लेने थे, और उन्हीं कड़े फैसलों में से ये फैसला था एलपीजी रिफॉर्म, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो उस समय जब उनको अपोज किया जाने लगा, तभी मनमोहन सिंह ने कहा कि नो फोर्स इन दिस वर्ल्ड कैन अपोज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत
ऐसी आइडिया को रोक नहीं सकती है, अपोज नहीं कर सकती, जिसका समय आ चुका है। अर्थात एलपीजी रिफॉर्म का समय उस समय आ चुका था। तो ये है दोस्तों मनमोहन सिंह जी का एक दूसरा कोट। मैं आपको उनसे रिलेटेड कुछ और कोट्स बताना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह ने एक और बहुत अच्छा कोट कहा था दोस्तों, व्हाइल एवरी इंडियन विल प्राउडली सैल्यूट द फ्लैग एज इट फ्लाइज हाई, द ट्राइकलर मस्ट ऑल्सो रिमाइंड अस ऑफ द composite culture which makes us a यूनिकली ग्रेट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब भारत के सभी नागरिक उस समय तो गर्व करते ही हैं जब तिरंगा फहराया जाता है, या हम लोग तिरंगे को देखते हैं तो हमारे मन में एक गर्व का भाव, एक आत्मसम्मान का, एक स्वाभिमान का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता ही है। लेकिन सभी इंडियंस की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम अपने ट्राई कलर पर गर्व करें, अपने तिरंगे पर गर्व करें, तो हम यह भी एप्रिसिएट करें कि इंडिया एक मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी है। जो हमारे 3 रंग हैं तिरंगे में, और जो चक्र है, चक्र बताता है कि हम लोग प्रोग्रेसिव रहें, आगे का सोचें, और 3 जो कलर्स हैं वो ये बताते हैं कि हम सब मिलकर रहें, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन तो ईसाई में आ गया है, पारसी या जोरोस्ट्रियंस, बुद्धिस्ट, जैन, या वो लोग जो धर्म मानते भी नहीं हैं। इसके अलावा महिलाएं, पुरुष, जो महिला और पुरुष दोनों नहीं है वो भी, यानी कि ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स, गे, वो लोग हो जाएं, या ट्राइबल्स, रिच, पुअर, इन सभी से मिलकर बना है हमारा इंडिया। तो इस चीज़ को भी हम लोग एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को भी अप्रिसिएट करें कि इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी। जैसे यूरोप में जो कंट्रीज है, उनकी डेमोक्रेसी हमारे डेमोक्रेसी से भिन्न है, अलग है। उनका रेस सेम ही है, कॉकेशियन रेस है। उनका लैंग्वेज लगभग लगभग हर कंट्री में एक ही चलता है। फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, यूके में इंग्लिश। तो उनकी डेमोक्रेसी ही अलग है हमारी डेमोक्रेसी से। हमारे यहाँ रेस ही लगभग वर्ल्ड के जितने भी मेजर रेसेस हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तमिल्स को देख लो और कश्मीरीज को देख लो, तो दोनों में किसी भी तरीके का सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लैंग्वेज अलग, कलर अलग, वेशभूषा अलग, भोजन अलग, उन दोनों को जोड़ता है तो बस एक चीज़, हमारी भारतीयता, हमारी इंडियननेस, एक कॉमन स्ट्रगल जो हम लोगों ने किया है देश को आज़ाद करने के लिए, एक कॉमन इतिहास। तो ये चीज़ें हमें आपस में जोड़ती है। तो हम लोग एक मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी, इस बात में हमें प्राउड करना चाहिए। जब भी हम उस तिरंगे को देखें, उस तिरंगे पर गर्व करें, उस तिरंगे पर गौरव करें। बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शालीनता से मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही हैं दोस्तों। एक चीज़ मदर टेरेसा ने कही थी कि यू कैन शेक द वर्ल्ड इन ए जेंटल मैनर, यानी कि आप इस दुनिया को हिला सकते हैं बहुत ही प्यार से। तो मनमोहन सिंह जी ने भी दोस्तों यही किया है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री जब वो बने, तो उन्होंने परमाणु परीक्षण का इजाज़त दिया और भारत एक परमाणु राष्ट्र के रूप में उभर कर के आया। फिर हमने कहीं ना कहीं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को भी सबके सामने रखा कि हमने परमाणु परीक्षण तो कर लिया है, अब हम परमाणु राष्ट्र तो हैं, लेकिन हम किसी भी देश पर अपने तरफ से पहला परमाणु वार नहीं करेंगे। यानी कि सामने से यदि हमारे ऊपर परमाणु अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उसके रिटेलिएशन के तौर पर ही हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। इन सब के बावजूद भी दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज और खास करके अमेरिका ने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाए। दोस्तों पता है किस गवर्नमेंट के समय में अमेरिका ने उन सैंक्शंस को ही नहीं हटाया, बल्कि भारत के साथ एक परमाणु समझौता भी किया। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान है मनमोहन सिंह।
काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की अपने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटने नहीं जानते थे। यहाँ पे मैं किसी के ऊपर भी आक्षेप या कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह थे ही बहुत शालीन। उनको बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला करके बोलना या बहुत बड़े बड़े भाषण देना इत्यादि में उनकी रुचि नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जा सकता है, जो वर्कहोलिक पर्सन होता है, जो सोचता है कि मेरे काम ही लोगों का मुंह बंद करा सकते हैं या मेरे काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस टाइप के इंसान थे, मनुष्य थे मनमोहन सिंह। ऐसे मनुष्य जनरली बहुत कम मिलते हैं। घर में भी आप सामान्य तौर पर देख लें, पति पत्नी भी हो, अगर पति को बार बार पत्नी ये बोलते रहे कि तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो, मतलब अगर सुबह से शाम तक उससे शिकायत करे तो पति ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता है, वो रिप्लाई कर देगा। या फिर पति पत्नी को ऐसा बोलते रहे, बाप बेटे को बोलते रहे कि तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, ठीक है। ऐसे अगर लगातार किसी की कोई कमियां गिनाते रहे, लगातार उस पर आक्षेप करते रहे, अटैक करते रहे, तो कभी ना कभी अगला इंसान अपना पेशेंस खो करके कुछ जरूर बोलने लगेगा। भले ही जिसकी शिकायत की जा रही है वो शिकायत के योग्य है, फिर भी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मनमोहन सिंह तो अपने हिसाब से, हर प्रधानमंत्री में कमियां रही हैं, हर प्रधानमंत्री में अच्छाई रही है। मनमोहन सिंह ने अपने हिसाब से जो कंट्रीब्यूट किया, जो नहीं कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस उन पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा कॉन्टिन्यूअस उन पर अटैक किया गया। एंड लिटरली ही नेवर रिटेलिएटेड। कभी भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि हम सभी लोग जवाब देना चाहते हैं, अगर हमें कोई कुछ गलत बोले तुरंत उसको पलट के जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या करना चाहते थे, उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि आप उन्हें क्या बोल रहे हैं, किस तरह से जज कर रहे हैं। वो बस अपने काम में, अपनी भूमिका में, अपने रोल में लगे हुए थे और उसको उन्होंने काफी अच्छे से निभाया। तो दोस्तों, ऐसे महापुरुष को हम लोग विदाई देते हैं, नम आंखों से विदाई देते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक मैं कहना चाहूँगा मनमोहन सिंह जी के लिए कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। यानी जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म लेना भी तय है। और इस विषय में हम लोग तो सोचने योग्य नहीं है। लेकिन भगवत गीता का ही एक और श्लोक है दोस्तों कि स्वे स्वे कर्मण्याभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। यानी कि मुक्ति आपको कोई भी विशेष कार्य करने से नहीं मिलेगी। जो आपका कार्य है सिर्फ उसी में यदि आप मन लगाए रहें, मन लगा करके अपने कार्य को ही करते रहें, अपने कार्य पर ही फोकस करें, तो आपको मुक्ति, आपको संसिद्धि, सिद्धि वो मिल सकती है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी को संसिद्धि, मुक्ति जरूर मिलेगी। तो रेस्ट इन पीस मनमोहन सिंह जी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए। अगर आप लोगों को मनमोहन सिंह से जुड़े ये जो डिफरेंट कोट्स हैं और उनके लाइफ से जुड़ी जो भी छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताया आपको, अगर ये आपको बेहतर लगा, अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को जानें और अप्रिशिएट करें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।